आज की कक्षा में हम लोग आकलन और मूल्यांकन इन दोनों से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है उसको पूरे क्लियर रूप में बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझने का कार्य करेंगे। तो यह लेक्चर, यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो मन को थोड़ा एकाग्र कर इसको अंत तक देखने की कोशिश करें। देखिए, आकलन और मूल्यांकन। आकलन मीन्स असेसमेंट और मूल्यांकन का अंग्रेजी होता है आपको इवैल्यूएशन। ठीक है, ये दोनों शब्द जो है यह शैक्षिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकलन मूल्यांकन का जो है वह एक भाग है। ठीक है, यानी मूल्यांकन एक बृहत अवधारणा है, बड़ी अवधारणा है, जबकि आकलन उसकी अपेक्षा एक छोटी अवधारणा है और आकलन जो है वह मूल्यांकन का एक हिस्सा है। वैसे शाब्दिक अर्थ आकलन का होता है आंकड़ा या सूचना एकत्र करना। ध्यान दीजिए, आकलन का शाब्दिक अर्थ होता है आंकड़ा या सूचना एकत्र करना, जबकि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। मूल्य का अंकन करना। तो क्या है ये आकलन, क्या है ये मूल्यांकन, दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है वह क्या है? तो देखिए, आकलन की जो प्रक्रिया है ना, इसमें बच्चों को कोई अंक या ग्रेड ये प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों को अंक या ग्रेड प्रदान किया जाता है। आकलन का उद्देश्य सीमित है। आकलन के द्वारा केवल ये पता लगाया जाता है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में कितने सजग हैं और वह सीख रहे हैं या कि नहीं सीख रहे हैं। केवल यही पता लगाया जाता है आकलन के द्वारा, बल्कि मूल्यांकन से आपको बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का क्या चलता है, पता चलता है। तो ये आपको आकलन और मूल्यांकन का जो कंसेप्ट है उसमें अंतर हो गया। जैसे एक शिक्षक के रूप में आप कोई विषय वस्तु पढ़ाते समय बच्चों पर ध्यान रखते हैं और मन ही मन यह आकलन करते हैं कि कौन बच्चा कितना अधिक सीख रहा है, समझ रहा है। तो वो हो गया आकलन। लेकिन जब वह माने जो अध्याय आप पढ़ा रहे हैं वो खत्म हो गई, उनके बाद कुछ प्रश्न दे करके आप उसका कुछ, उन प्रश्नों का कुछ मूल्य निर्धारित करके आप जो है चेक करते हैं ना, तो वो प्रक्रिया क्या हो गया, आपको मूल्यांकन हो गया। तो मूल्यांकन की जो विस्तृत अवधारणा है तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी आकलन से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उस पर मैं क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। देखिए, वर्तमान समय में आकलन या मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, NCERT उन्होंने द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन नामक पुस्तक में आकलन या मूल्यांकन के उद्देश्यों की क्या की है, चर्चा की है। और
उस पुस्तक के अनुसार आकलन या मूल्यांकन के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। ध्यान दीजिए, आकलन या मूल्यांकन आप इसलिए नहीं करते बच्चों का कि बच्चा कितना सीखा, इस बात को जांचने के लिए आप आकलन या मूल्यांकन नहीं करते। यानी बच्चे के ज्ञान भंडार की जांच करना केवल आकलन या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। आकलन या मूल्यांकन का उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य से आप शिक्षण कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। एनसीईआरटी पुनः कहती है कि आकलन और मूल्यांकन हमको यह भी बताती है कि शिक्षण कार्य में जिन विधियों का उपयोग किया गया वह प्रभावी रही या कि नहीं रही। साथ ही साथ आकलन या मूल्यांकन यह भी बताता है कि बच्चे ने जो अधिगम किया और अधिगम के फलस्वरूप उन्होंने जो अनुभव अर्जित किया वह अनुभव कितना उत्पादक रहा। यानी वह अनुभव बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन ला पाया। ठीक है, तो ये भी आकलन और मूल्यांकन का उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में एनसीईआरटी ने आकलन और मूल्यांकन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन्होंने आकलन या मूल्यांकन के जो उद्देश्य बताए हैं वह यह बताए हैं कि आप केवल इसलिए बच्चों का आकलन या मूल्यांकन नहीं करें कि आप इससे यह पता लगा पाए कि बच्चा कितना सीखा है और उसका ज्ञान भंडार कितना बढ़ा है। केवल यह जांचने के लिए आकलन या मूल्यांकन नहीं है, बल्कि आकलन या मूल्यांकन का जो वर्तमान पक्ष है वह यह है कि आप इसके द्वारा यह जांचें कि शिक्षण उद्देश्य की जो प्राप्ति है वह किस सीमा तक हुई है, शिक्षण विधि कितनी प्रभावी रही है और बच्चों ने जो अधिगम किया तो उसके अधिगम अनुभव जो है कितने उत्पादक रहे हैं। तो इन बातों को जांचने के लिए आकलन या मूल्यांकन करने की बात कही गई है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आकलन या मूल्यांकन की विशेषताएं। ये मैं ऑब्लिग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये विशेषताएं जो है वह आकलन के लिए भी होना चाहिए और मूल्यांकन के लिए भी होनी चाहिए। तो पहला विशेषता है विश्वसनीयता। आकलन या मूल्यांकन हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए। इसमें शिक्षक को हमेशा न्यूट्रल होकर के जो है आकलन करना चाहिए, किसी तरह की पक्षपात नहीं करनी चाहिए। यानी आकलन में विश्वसनीयता होनी चाहिए, आकलन को वैध होना चाहिए। अब आप सिखा रहे हैं कुछ, आप सोच रहे हैं कि बच्चा इससे और बहुत अधिक सीख लिया होगा और उस अनुरूप आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, तो वह वैध आकलन नहीं कहा जाएगा। आकलन में वैधता होनी चाहिए, आकलन का एक मानक होना चाहिए और उसी मानक के आधार पर आकलन करना चाहिए। आकलन का कार्य हमेशा व्यवहारिक होना चाहिए, आकलन हमेशा उपयोगी होना चाहिए। तो ये 5 आपको आकलन या मूल्यांकन की विशेषताएं हैं जिसको हमेशा आपको याद रखना है कि आकलन विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता और उपयोगिता के जो कंसेप्ट हैं उसका पालन करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये 5 पॉइंट जो है आकलन की विशेषताएं, उनको क्या रखनी है, याद
रखनी है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने आकलन और मूल्यांकन का जो कंसेप्ट है, उसमें जो अंतर है उसको समझा। आकलन या मूल्यांकन के वर्तमान उद्देश्य जो NCERT के द्वारा बताए गए हैं उसको समझा। फिर आकलन या मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं उनको भी हम लोगों ने समझने का कार्य किया। अब है आकलन के रूप। ठीक है, यहाँ आकलन के 3 रूप आपको लिखे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। एक स्वयं आकलन, एक सहपाठी आकलन, एक ट्यूटर आकलन। स्वयं आकलन, सेल्फ असेसमेंट, यानी बच्चा अपनी ही प्रगति का यदि खुद आकलन करने में सक्षम हो जाए तो ये स्वयं आकलन कहलाएगा। लेकिन जानते हैं, प्राइमरी लेवल पर वे बच्चे जो प्रतिभावान नहीं है वे स्वयं आकलन करने में सक्षम नहीं हो पाते। हालांकि एक शिक्षक होने के नाते आपको स्वयं आकलन में को बढ़ावा देना है। जैसे स्वयं आकलन का और मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अभी मैं आप लोगों को नियमित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से टेस्ट पेपर देता हूँ। आप लोग उसका क्या देते हैं, आंसर देते हैं। फिर आप अपनी प्रगति के बारे में खुद ही बताते हैं कि सर ये टेस्ट मेरा बहुत बुरा रहा या बहुत बेहतर रहा। तो ये क्या है, ये स्वयं आकलन है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपको सहपाठी आकलन, पीयर्स असेसमेंट। सहपाठी आकलन क्या है, तो आपका आकलन यदि आपके सहपाठी करते हैं, सहपाठी इसके संबंध में प्रतिपुष्टि देते हैं तो वह सहपाठी आकलन हो जाएगा। जैसे कि वही उदाहरण अभी जो मैं बता रहा था कि आप लोगों का जो हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें आपके कुछ सहपाठी भी उस पर कमेंट करते हैं, नहीं आपका बहुत बढ़िया है। तो ये क्या है, सहपाठी आकलन है। तो स्वयं आकलन और सहपाठी आकलन अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन प्रारंभिक कक्षाओं में जो छात्र होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते, लेकिन आपको इनके लिए उन्हें सक्षम बनाना है जिनसे कि सेल्फ और पीयर्स असेसमेंट वह कर पाए। तीसरा है ट्यूटर आकलन। ट्यूटर आकलन यानी एक शिक्षक के द्वारा जो आकलन किया जाता है वह क्या होता है, ट्यूटर आकलन होता है। ट्यूशन से ट्यूटर बना है। तो इस तरह ये आकलन के आपको 3 क्या हो गए, रूप हो गए। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आकलन आखिर क्या क्यों जाता है, आकलन के क्षेत्र क्या हैं। देखिए, आकलन जो किया जाता है या इनको करना जो ज़रूरी होता है तो उनके यहाँ पर कुछ मैं कारणों को लिखा हूँ कि शैक्षिक उपलब्धि बच्चों की क्या रही है, सीखने में उसे कहाँ कठिनाई हो रही है, इस बात का पता आकलन के द्वारा होता है। साथ ही साथ आकलन के द्वारा वैयक्तिक भिन्नता को भी ज्ञात किया जाता है कि कौन बच्चा कितना सक्षम है, किस बुद्धि स्तर का है ना, उसके जो वैयक्तिक भिन्नता है उसको ज्ञात करने में आकलन उपयोगी होता है। आकलन जो है बच्चों के स्थान को निर्धारित करने में उपयोगी होता है। आकलन शिक्षण कितनी गुणवत्तापूर्ण हुई है इसके बारे में भी बतलाता है। साथ ही साथ आकलन जो है पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता करता है। अब यहाँ पर मैं आकलन के जो प्रकार हैं उनके बारे में क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
टर्म है। आकलन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक अधिगम के लिए आकलन, अधिगम मीन्स सीखना, तो हम कह सकते हैं सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग ना। और दूसरा अधिगम का आकलन ना, सीखने का आकलन। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, एक में के लिए है, एक में का है। इनमें क्या अंतर है? देखिए, अधिगम के लिए जो आकलन है वह सीखने की दिशा देने के लिए की जाती है। सीखने को उचित दिशा देने के लिए अधिगम के लिए आकलन होती है। लेकिन बच्चा सीख गया, उनके बाद उसके सीखने का जो स्तर है वह पता लगाने के लिए अधिगम का आकलन होता है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप खाना बनाते हैं, ठीक है, बीच में चावल उसमें से दो चार निकाल करके और उसको ऐसे करके देखते हैं कि वह पूरी तरह पका या कि नहीं पका, तो यह क्या हो गया? अधिगम के लिए आकलन हो गया। अब जब चावल पक गया, आप खाने बैठते हैं, उस समय आप यह अंदाज़ा करते हैं कि यह भोजन सुस्वादु बना या कि नहीं बना, तो वो हो गया अधिगम का आकलन। यानी अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस में है, उस समय उस प्रक्रिया की सफलता के उद्देश्य से जो आकलन होता है वह हो गया अधिगम के लिए आकलन। और जब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद जो आकलन होता है वह अधिगम का आकलन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप विद्यालय से बच्चों को किसी ऐतिहासिक स्थान पर भ्रमण कराने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर भ्रमण के क्रम में उस ऐतिहासिक इमारत से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर बच्चों से करते हैं। भ्रमण कर रहे हैं वहाँ पर, तब तो वह हो गया अधिगम के लिए आकलन, सीखने के लिए वहाँ पर आप आकलन कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चा उस इमारत को देखने के बाद रिटर्न होकर घर वापस हो गया, तो उस समय जो आकलन आप उस समय यदि आप उस इमारत के बारे में, अगले दिन विद्यालय में क्लास लगती है और बच्चों से पूछते हैं कल जो वहाँ गया था तो क्या सब तुमने देखा, उसके बाद यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो हो गया अधिगम का आकलन। कहने का मतलब लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उस समय जो आकलन किया जाता है वह अधिगम के लिए हो गया। लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद जो आकलन होता है उसको अधिगम का आकलन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखा हुआ हूँ, SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। देखिए, विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वह विद्यालय स्तर पर किया जाता है, ठीक है। विद्यालय स्तर पर, कक्षा स्तर पर जो आकलन किए जाते हैं छात्रों के बीच वह हो गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। आपने बीएड का जब कोर्स किया होगा तो वहाँ पर आप SBA के अंतर्गत जो है असाइनमेंट सब लिखने का काम क्या होगा, लर्निंग प्लान तैयार करने का काम क्या होगा, वह क्या है, और उस पर आपको कुछ अंक भी मिले होंगे। तो ये हो गया आपको स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। यानी जिस आकलन की सीमा केवल विद्यालय तक हो तो वह विद्यालय आधारित आकलन कहलाता है। तो इस तरह हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में आकलन और मूल्यांकन के बीच जो
मौलिक अंतर है। उसके बाद एनसीईआरटी के द्वारा आकलन के संबंध में जो कही गई बातें हैं, आकलन या मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं, आकलन के जो रूप हैं, आकलन के जो क्षेत्र हैं, उसको क्या किया, समझने का कार्य किया। अब मैं अगले लेक्चर में मूल्यांकन को समझाऊंगा, मूल्यांकन की प्रविधियों को समझाऊंगा, फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन को समझाऊंगा। यानी आकलन और मूल्यांकन का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को 3 वीडियो मिलेगा। एक मिल चुका है, एक कल मिलेगा, एक परसों मिलेगा। तो ये पूरा चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है।